तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं आप उसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता है। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आप आंसर जरूर लगाते चलना। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। अब आप बताओगे कि संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो निम्नलिखित में किसकी रचना है, तो मैं बता दूं संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार का नाम है श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आए दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है तब आप बालकृष्ण भट्ट लगाना, नहीं तो संयोगिता स्वयंवर आए तो श्रीनिवास दास लगा के चले आना, सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम बोले तो वो है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि हो गया भगत सिंह की रचना का क्या नाम है, तो एक लेख और एक पत्र, जो कि एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उदय प्रकाश त्रिच जो कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। अब आप बताओगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, जो कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसमें वो किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो वो आए थे खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ आप सभी, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो यह हुआ था जर्मनी के साथ। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, जड़ का विलोम क्या होगा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, मतलब उल्टा शब्द पूछा गया। जड़ का विलोम क्या होता है, तो जड़ का विलोम हो जाता है चेतन। कौन सा, तो ऑप्शन सी में दिया गया चेतन। भाई लगा लो ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, भाई गलत बात है, एक बार क्लास को एकदम लाइक कर दो, तब तो आप भाई पढ़ाने में बहुत मजा आता है। एक बार क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास भी एक बार फटाफट से शेयर कर देना। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में भाई मैंने बताया था यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप आंख बंद करके अब यही भाव समास लगा देना, एक भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई समास से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो थे अब्दुल गफूर। क्या अब्दुल गफूर थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 7 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो वो होता है मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग आंसर भाई लगाते चलो, देखते हैं आज लास्ट में कौन कितना सही कर पाते हैं और कितने बच्चे आज हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं, देखते हैं आज। ओके, चलिए देखिए 9 नंबर सवाल देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक है फणीश्वर नाथ रेणु की, वो है मैला आंचल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, आप सभी से लगाओ फटाफट से क्या होगा, तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिसको हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। पिताजी का नाम क्या था, तो रवि सिंह था, और माताजी का नाम क्या था, तो मनरूप देवी था, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है भाई, अच्छे से जरूर याद करते चलना आप सब। देखो, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो भाई दही को जमाने के लिए। कौन सा, तो ऑप्शन में डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं।
13 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, आपको भी पता होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से कर लेते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? तो भगत सिंह लिखा है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 14 का लगा लो ए। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के दोनों भाई थे। कौन सा? तो ऑप्शन सी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली रोपण का बीजारोपण जो किया था, महोत्सव का जो बीजारोपण किया था, वो किया था जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन बी सही जवाब है। 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो वो करना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, ज्ञात का विलोम क्या होगा? ज्ञात का विलोम मतलब उल्टा शब्द पूछा गया मेरे भाई, बताओ आप सभी ज्ञात का विलोम क्या होता है? तो अज्ञात होता है। ज्ञात मतलब पता है और अज्ञात मतलब पता नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखना आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो वो थे नए कहानी आंदोलन के, ऑप्शन ए राइट आंसर है, याद रखना आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कृति मतलब होता है रचना, कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, या फिर आधे अधूरे। 20 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी। तो ये जो इतिहास और आलोचना है, ये इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में प्रलय की छाया के कवि कौन है? प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 21 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? तो कविता के नए प्रतिमान न से नामवर सिंह कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया गया है। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, लिरिक का पर्याय क्या होगा? पर्याय पूछा गया भाई, लिरिक का पर्याय क्या होता है? तो प्रगीत होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी जो प्रतिभा माने जाते हैं वो है हमारे मोहन राकेश। कौन सा ऑप्शन में? डी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आता है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, और दूसरा है दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र। दोनों को मैं बता दे रहा हूं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाना, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आए तब आप लगाना गजानन माधव मुक्तिबोध। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? परिवेश सम्मान 1995 में वो मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 26 का डी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर सवाल देखिए, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं जो रचना है वो जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, और वो कैसी कृति है ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? तो ये रचना है कविता संकलन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया किसका? तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म पूछा गया आप सभी से। तो 28 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी। तो जय कृष्ण मूर्ति का जो जन्म हुआ था वो होता 12 मई 1895 को, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 का याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्ण मूर्ति की रचना है पूछा गया है? तो मैं बता दे रहा हूं, रोज जो है एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। संपूर्ण क्रांति जो कि भाषण है,
वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया। शिक्षा जो है ये जय कृष्णमूर्ति के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए। देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची क्या होता है, मतलब समान अर्थ पूछा गया है। देव होता है पुरुषोत्तम, विप्र या फिर अवनी, क्या होगा इसका राइट आंसर? देवता का देव ही सही होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को। ऑप्शन बी सही जवाब है। 32 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए। सूरदास का निधन कब हुआ था? निधन मतलब हो जाता है मृत्यु, और सूरदास का निधन पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो आप सभी? तो सूरदास का निधन हुआ था 1583 में। क्या 1583 को निधन हुआ था और 1478 में जन्म हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा, यह अनुमानतः है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं कैसे? तो समन्वयवादी, हिंदी साहित्य के समन्वयवादी कवि माने जाते हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए, और हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं सूरदास, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर सूर्य आए तब आप सूरदास लगा देना। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस जो है उसका प्रधान रस पूछा गया आप सभी से, तो 35 का करेक्ट आंसर बताओ। इसमें भक्ति रस है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसके रचनाकार का नाम है तुलसीदास, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए। नाभादास की अभिरुचि किसमें थी? नाभादास की अभिरुचि किसमें थी? तो लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, वैष्णव दर्शन, ये सारे के सारे उन्हीं की अभिरुचि है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 37 नंबर सवाल को देखिए। चतुर्भुज में कौन सा समास है? यहाँ तो भाई दो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि चतुर्भुज, भाई चतुर्भुज मतलब नंबर का बोध हो रहा है, तो इसीलिए इसका द्विगु समास एक तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज से एक और शब्द का बोध होता है जो कि है प्रभु श्री नारायण, नारायण जी का बोध होता है, इसलिए आप कह सकते हो कि बहुव्रीहि मिला तो ठीक है, नहीं तो द्विगु भी सही हो जाएगा। इसलिए बहुव्रीहि करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर द्विगु, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए। भूषण का निधन कब हुआ था? भूषण का जन्म हुआ था 1613 में और निधन हुआ था 1715 में, याद रखिएगा आप सभी। बड़ा ही अच्छा याद करने का ट्रिक है, 1613 और 1715। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि निधन पूछा गया। चलिए आप सभी 39 नंबर सवाल देखिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान पूछा गया किसका? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए। प्रतिध्वनि कथा संग्रह के लेखक ने, प्रतिध्वनि जो कथा संग्रह है उसके लेखक का नाम पूछा गया आप सभी से, तो वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग जो है रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मुकुल है, त्रिधारा है, बिखरे मोती, ये सारे के सारे इन्हीं की रचना है। मुकुल के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया गया था 1930 ईस्वी में। ओके चलिए 42 नंबर सवाल देखिए। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? तो बताओ आप सभी। तो यह हुआ था 1993 में। कौन सा? ऑप्शन डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर जन्म पूछे तो 13 जनवरी, क्या 13 जनवरी 1911 लगा देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 जनवरी 1911, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 44 नंबर सवाल देखिए। दाने दाने को तरसना, दाने दाने को तरसना भाई सिंपल सा आंसर होगा, क्या भूखमरी की स्थिति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। ओके चलिए 45 नंबर सवाल देखिए। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? बताओ आप सभी। 45 का करेक्ट आंसर, तो मुक्तिबोध जी तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया ये पूछा गया है, तो नया खून का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 46 का याद रखिएगा, और कब किया था? तो 1956 में, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण जो रचना है वो निबंध है एक प्रकार का,
जिसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है आप सभी से, तो उसके लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 48 नंबर सवाल को देखिए, रघुवीर सहाय का जन्मस्थल कौन सा? जन्मस्थल पूछा गया किसका? तो रघुवीर सहाय का जन्मस्थल, तो मैं बता दूं रघुवीर सहाय का जन्मस्थल है लखनऊ। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? हार जीत शीर्षक कविता के कवि का नाम है, पहले तो मैं बता देता हूं, हार जीत जो रचना है वो एक प्रकार का गद्य कविता है जिसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 50 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बताओ आप सभी की ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? बताएंगे आप सभी फटाफट से, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 50 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आप कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताना। और इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था ये भी कमेंट करके बताना। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में। सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। ओके, अगले क्लास में इसका टेस्ट भी ले लेंगे, देखते हैं कौन बच्चा कितना आगे निकलता है। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में।